Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर। साथियों, बहुत ही शानदार 50 प्रश्नों की ये क्लास आपके लिए है और ये 50 प्रश्न आपके संपूर्ण शिक्षण विधियों को कवर कर लेंगे। जितने भी आपके टीचिंग मेथड है, सभी टीचिंग मेथड को ये 50 प्रश्न कवर कर देंगे। तो बहुत ही विस्तृत सिलेबस से ये 50 प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए हैं। मित्रों, इस टेस्ट को आप ज़रूर दें, पूरा दें। और कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से रीट की, सीटेट की, एमपीटेट की या कोई अदर टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें टीचिंग मेथड आती है या पेडागोजी आती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। शुरू करते हैं मित्रों, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। कुल यहाँ पर आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। बिल्कुल सारे प्रश्नों की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से संपूर्ण 50 प्रश्नों की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं मित्रों टेस्ट को। प्रश्न नंबर 1 आता है, सीसीई मूल्यांकन के अनुसार 100 में से प्राप्तांक की संख्या 74 है तो उसे कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी। कि जो सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, उसमें किसी बालक के 100 में से 74 नंबर आए तो उसको कौन सी ग्रेड देंगे, A+, ए ग्रेड, B+ या C+। तो मित्रों, इसका सही आंसर आपको बताना है कि यहाँ पर बालक को कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी। बताइए मित्रों इसका राइट आंसर। साथियों, इसका राइट आंसर आता है तीसरा विकल्प, इसको B+ ग्रेड प्रदान की जाएगी और आप इसको B1 भी कह सकते हो। ठीक है, किसी बालक के यदि 74 नंबर आते हैं तो वहाँ पर उसको B+ या B1 ग्रेड प्रदान की जाती है। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों, निबंधात्मक प्रश्नों की कमी है। आपको कमी देखनी है, कौन सी कमी निबंधात्मक प्रश्नों की है। रटने की प्रवृत्ति का विकास, प्रश्न निर्माण में सरलता, छात्रों की लेखन कला का विकास और विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। तो मित्रों, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उससे रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है और बालक किसी भी चीज़ को समझता नहीं है बल्कि उसको रटता है। मित्रों, यहाँ पर ये निबंधात्मक प्रश्नों की कमी है। आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रमापीकृत परीक्षणों की विशेषता नहीं है। आपको ये जो 4 विशेषताएं यहाँ पर वो विशेषता देखनी है जो प्रमापीकृत परीक्षणों की नहीं है। विकल्प है, इसके निष्कर्ष प्रमाणिक होते हैं, इनका निर्माण सामान्यतः अध्यापकों द्वारा किया जाता है, इनका स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है और इनकी वैधता एवं विश्वसनीयता अधिक होती है। तो मित्रों, जो प्रमाणिक परीक्षण होते हैं उनका निर्माण अध्यापकों द्वारा नहीं किया जाता है। ये प्रमाणीकृत परीक्षणों की विशेषता नहीं है। इनका निर्माण जो मान्यता प्राप्त जो संस्थान होते हैं या कोई बोर्ड वगैरह होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। नीलपत्र या आधार पत्रक मतलब ब्लूप्रिंट जिसको कहा जाता है, में कौन से उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए, जो ब्लूप्रिंट होता है मैंने आपको पढ़ा रखा है कि इसके 4 प्रकार होते हैं, इसके 4 उद्देश्य होते हैं। तो कौन सा उद्देश्य ब्लूप्रिंट के उद्देश्य में नहीं आता। ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिरुच्यात्मक और कौशलात्मक। तो मित्रों, अगर नीलपत्र के उद्देश्यों की बात करूं तो इसके कुल 4 उद्देश्य होते हैं और जिसमें अभिरुच्यात्मक उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, ज्ञानोपयोग को सम्मिलित किया गया है, न कि अभिरुच्यात्मक को। तो मित्रों, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, अवबोध, कौशल और ज्ञानोपयोग, ये नीलपत्र के उद्देश्य होते हैं। अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक नहीं होते हैं। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। स्वयं के उदाहरण देना एवं स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और अभिवृत्ति। तो मित्रों, यदि कोई बालक खुद के स्वयं के द्वारा उदाहरण दे रहा है, स्वयं के नियम बना रहा है, तो वो कहलाता है ज्ञानोपयोग। आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा। मित्रों, अगर टेस्ट अच्छा लगता है पूरा देखने के बाद में तो एक छोटा सा लाइक करके जाना लास्ट में, और बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बिल्कुल सभी लोगों को इसका फायदा मिले। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। दैनिक पाठ योजनाएं आधारित होती है वार्षिक योजना पर, मासिक योजना पर, इकाई योजना पर या दैनिक पाठ पर। तो मित्रों, जो दैनिक पाठ योजनाएं होती है वो इकाई योजना पर आधारित होती है। इस इकाई योजना को साप्ताहिक योजना के नाम से भी जाना जाता है।
मित्रों देखिए, जो इकाई योजना होती है पहले वो बनाई जाती है, फिर इसके आधार पर दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। अतः आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से किस सामग्री को प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? अबेकस, रंगमंच, जादू की लालटेन और श्यामपट्ट। तो आपको ये बताना है कि प्रक्षेपी सामग्री यहाँ पर कौन सा उदाहरण है प्रक्षेपी सामग्री का। तो मित्रों, जो अबेकस है वो एक दृश्य सामग्री है, रंगमंच श्रव्य दृश्य सामग्री में आ जाता है, श्यामपट्टी दृश्य सामग्री में आ जाता है, लेकिन जो जादुई लालटेन है वो एक प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आती है। तो मित्रों, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 7 में तीसरा विकल्प सही रहेगा। बिल्कुल बहुत ही नए प्रश्न अभी देखने को मिलने वाले हैं आपको। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे कहते हैं? आशुतोष मुखर्जी को, उमा गुप्ता, एस.एन. गुप्ता और दीनदयाल तिवारी। तो मित्रों, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण की यदि मैं बात करूं तो दीनदयाल तिवारी, जिसको शॉर्ट में डी तिवारी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भारतीय सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहते हैं। आपका यहाँ पर चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, दल शिक्षण में दल किसका होता है? छात्रों का, अध्यापकों का, प्रधानाध्यापकों का और सभी का। तो मित्रों, जो दल शिक्षण विधि है वो मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। दल शिक्षण विधि में अध्यापकों का दल होता है, न कि छात्रों का। तो मित्रों, यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, प्रधानाध्यापकों का दल हो ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी हर अध्यापक प्रधानाध्यापक रहता हो, इसलिए मित्रों यहाँ पर तीसरा विकल्प सही नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 9 में आपका दूसरा ही विकल्प सही माना जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? किलपैट्रिक, डेविड वार्डिंग, जॉन डीवी और बी.एस. ब्लूम। तो मित्रों, यहाँ पर यूँ नहीं पूछा जा रहा है कि प्रयोजना विधि किसने दी है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपसे पूछा जा रहा है प्रयोजनवादी विचारधारा किसने दी है। तो मित्रों, प्रश्न नंबर जो 10 है उसका जो राइट आंसर आता है वो आता है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था, जिसके आधार पर किलपैट्रिक के द्वारा जो प्रयोजना विधि है उसका निर्माण किया गया। तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है, सहायक सामग्री का सबसे पहले प्रयोग भारत में किस विधि के, ये के है ना, किस विधि के अंतर्गत किया गया? दल शिक्षण, अभिकर्मित अनुदेशन, बुनियादी शिक्षा और खेल विधि। तो मित्रों, जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनको सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहा जाता है, उसका प्रयोग भारत में सबसे पहले बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत महात्मा गांधी द्वारा 7 से 14 वर्ष के बालकों हेतु किया गया था। मित्रों, यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अबेकस नामक जो सहायक सामग्री है उसका इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था भारत में। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। मित्रों, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, किंडरगार्टन शब्द किस भाषा का है? इटली, जर्मन, यूनानी और ग्रीक। तो मित्रों, किंडरगार्टन सभी ने नाम सुन रखा होगा, फ्रोबेल ने इस विधि को दिया था, लेकिन इसमें जो किंडरगार्टन शब्द है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसलिए मित्रों आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? किंडरगार्टन, खेल विधि, रचना विधि और मॉन्टेसरी विधि। तो मित्रों, ज्ञानेंद्रियों का जहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आता है वहाँ पर आप बिना सोचे समझे मॉन्टेसरी विधि लगा सकते हो। मित्रों, यहाँ आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। जो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षण प्रणाली है उस पर सर्वाधिक बल मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया था, इसलिए आपका यहाँ चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 14 आता है मित्रों, डाल्टन विधि में जब किसी कार्य का ठेका दिया जाता है तो एक सप्ताह से तात्पर्य क्या है? एक सप्ताह का मतलब उसमें 7 दिन से होता है, 6 दिन से होता है, 5 दिन से होता है या 4 दिन से होता है? तो मित्रों, ये डाल्टन विधि जो है ये अमेरिका के डाल्टन नामक शहर में इस विधि का निर्माण किया गया था, और देखिए इसका निर्माण करने वाली थी कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। तो उन्होंने इस विधि को ठेका विधि भी नाम दिया था कि इसको ठेका विधि भी कहा जाता है। और इसमें जैसे एक सप्ताह की यदि बात की जाए तो उस एक सप्ताह का मतलब 5 दिन से लिया जाता है। ठीक है, कितने दिन से? 5 दिन से लिया जाता है। यहाँ पर एक सप्ताह का मतलब इस विधि में 7 दिन या 6 दिन से नहीं है बल्कि 5 दिन से है। आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा 14वें नंबर के प्रश्न में। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी डायरी का प्रयोग किस विधि पर आधारित है? बिनेट का विधि, ठेका विधि, ड्रेकाली विधि और स्वयं मूल्यांकन विधि। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक विद्यार्थी डायरी दी जाती है जिसमें वो अपना होमवर्क वगैरह कि हमें ये काम करके लाना है, ये जैसी बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं।
तो वो जो डायरी होती है वो किस विधि पर आधारित है। प्रश्न नंबर 15 में आपका जो सही आंसर है वो है बिनेट का विधि पर। ये बिल्कुल बिनेट का विधि पर आधारित है, इसलिए मित्रों यहाँ पर प्रथम विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, ड्रेकाली विधि का निर्माण किन बालकों के शिक्षण हेतु किया गया। प्रतिभाशाली, सर्जनशील, सामान्य और मुक बधिर व मंदबुद्धि बालक। तो मित्रों जो ड्रेकाली विधि थी इसका जो निर्माण किया था वो ड्रेकाली ने ही किया था, और ये जो विधि है इसका उपयोग मुक बधिर व मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण हेतु किया जाता है। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, स्वनिर्देशित अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक कौन है। डेनियल डेविस स्टालुरो, क्रेड स्केलर, थॉमस ए गिलबर्ट और नॉर्मन एन काउडर। मित्रों यहाँ इस प्रश्न में थोड़ी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। इसका जो सही आंसर है वो है क्रेड ए स्केलर। ये एस है इसलिए ये क्रेड ए स्केलर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में आपका जो राइट आंसर आता है वो बिल्कुल दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे मित्रों, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है। पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर। तो मित्रों आगमन विधि का जो शिक्षण सूत्र नहीं है वो है कठिन से सरल की ओर। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है, बल्कि ये तीनों सूत्र आगमन विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल गलत है, मतलब यहाँ पर ये शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आपका चौथा ही विकल्प राइट रहेगा। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र है, न कि कठिन से सरल की ओर। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों, आगमन व निगमन विधि एक दूसरे की विरोधी है, समान है, पूरक है या कोई नहीं। तो मित्रों आगमन व निगमन विधि में एक दूसरे के विपरीत गुण तो होते हैं, लेकिन ये दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक मानी जाती है, न कि विरोधी। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि के जनक कौन है। कमेनियस, अरस्तु, सुकरात और हर्बर्ट स्पेंसर। तो मित्रों जो भाषा संसर्ग जो व्याकरण की विधि है इसके जनक है हर्बर्ट स्पेंसर को इसका जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 में आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा 20वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 21 देखें साथियों, प्रश्न नंबर 21 आता है, कौन सी विधि में अध्यापक रचना के साथ साथ छात्रों को प्रकरण का बोध कराते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, प्रबोधन विधि, उद्बोधन विधि और मंत्रणा विधि। तो मित्रों जो आपकी जो चौथा विकल्प यहाँ है मंत्रणा विधि है, ये इसमें अध्यापक द्वारा रचना के साथ साथ छात्रों को प्रकरण का बोध भी बिल्कुल साथ साथ ही कराया जाता है। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 21 में। 22वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल आप इसकी PDF भी बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे रखी है, आप वहाँ से बिल्कुल PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इस टेस्ट में मैंने बिल्कुल सारे आंसर बता रखे हैं, तो आप उनके आंसर टाइप खुद कर लेना। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे मित्रों, फ्रोबेल की भाषा यंत्र उपकरण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और आगमन से निगमन की ओर। तो मित्रों जो फ्रोबेल की भाषा यंत्र उपकरण विधि है वो अगर शिक्षण सूत्र की मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 22 में आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मूर्त से अमूर्त की ओर। मित्रों यहाँ तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 23वां प्रश्न है, विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए एवं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये कथन किसका है। आर्मस्ट्रॉन्ग का, किलपेट्रिक का, जॉन डीवी का और हर्बर्ट स्पेंसर का। तो मित्रों ये जो प्रश्न नंबर 23 में ये जो कथन कहा गया है ये कथन कहा गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है, लेकिन ये जो ऊपर कथन कहा गया है ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये कथन कहा गया है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, वह विधि जो छात्रों के मस्तिष्क में तूफान झंझावत उत्पन्न करती है वो खोज विधि है, प्रयोजना विधि है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि है और उपयुक्त सभी। तो मित्रों वो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है आपका तीसरा विकल्प सही है। ऐसी विधि मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहलाती है, जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन बहुत जल्द इसकी भी क्लास आ जाएगी। मित्रों सभी शिक्षण विधियों के प्रश्नों का इसमें समावेश है, इसलिए इस टेस्ट को जरूर पूरा सोल्व करें। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, समस्या समाधान विधि का अंतिम सोपान क्या है। आंकड़ों, तथ्यों का संकलन, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना का निर्माण और मूल्यांकन।
तो मित्रों जो समस्या समाधान विधि है उसका अंतिम सोपान कहलाता है मूल्यांकन। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, आओ करके सीखे विधि किस विधि को कहा जाता है? प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो मित्रों जब मैंने आपको प्रयोग प्रदर्शन विधि पढ़ाई थी तो अच्छी तरह से बताया था कि इस विधि को आओ करके सीखे विधि भी कहा जाता है। यहाँ पर मित्रों चौथा विकल्प इसका सही रहेगा। हालांकि करके प्रयोगशाला विधि में भी सीखा जाता है, लेकिन प्रश्न यूं नहीं पूछा है कि करके किस विधि में सीखा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा गया है, आओ करके सीखे विधि किस विधि को कहा गया है। तो मित्रों यहाँ पर प्रयोगशाला विधि सही न रहकर आपकी प्रयोग प्रदर्शन विधि सही रहेगी। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, बीजगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? मूल्यांकन विधि, बीजगणित विधि, समीकरण विधि और खेल विधि। तो मित्रों अगर बीजगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि की मैं बात करूं तो आपका जो विकल्प नंबर 3 है जिसमें समीकरण विधि दिया हुआ है वो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। अगर प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि बीजगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है तो आपका आंसर रहेगा समीकरण विधि। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे मित्रों, अंकगणित शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि, खेल विधि, निगमन विधि और संश्लेषण। तो मित्रों अंकगणित शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि की बात की जाए तो राइट रहेगा दूसरा विकल्प। खेल खेल में बालक को जो गिनती सिखाई जाती है उसको वो बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकता है, उसके माध्यम से उसको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो भी स्थायी रहेगा। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है। 29वां प्रश्न देखेंगे, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? रोजर बेकन, होगबेन, बर्नार्ड शो और पियर्स। तो मित्रों ये जो कथन कहा गया है कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, ये कथन रोजर बेकन के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, रेखागणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? समीकरण विधि, सूत्र विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण। तो साथियों रेखागणित शिक्षण की अगर सर्वश्रेष्ठ विधि की यदि आपसे बात की जाए तो प्रश्न नंबर 30 में आपका बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा समीकरण विधि। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 30 में सही रहेगा। रेखागणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि समीकरण विधि होती है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, जो प्रश्न नंबर 31 आता है मित्रों, प्राथमिक स्तर पर मौखिक क्षमता के विकास के लिए उपयोगी है। हुरिस्टिक विधि, क्रियात्मक विधि, प्रयोजना विधि और चित्र वर्णन। तो मौखिक क्षमता का विकास तो भाई साहब किससे होता है? चित्र वर्णन विधि से ही मौखिक क्षमता का विकास होता है। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 31 में, क्योंकि चित्र का वर्णन करोगे तो बिल्कुल बालक का चित्र में रुचि भी बालक की ज़्यादा होती है और उसकी मौखिक जो क्षमता है वो भी आसानी से विकसित हो जाती है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, भाषा पर पूर्ण अधिकार कब प्राप्त होता है? श्रवण कौशल से, वाचन कौशल से, पठन कौशल से और लेखन कौशल से। तो मित्रों आप सभी को विदित होगा कि भाषाई कौशलों की संख्या 4 है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे अंत में जो कौशल आता है वो आता है लेखन कौशल। जब तक लेखन कौशल का बालक में पूर्ण रूप से विकास नहीं होता उस पर भाषा का पूर्ण अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, सस्वर वाचन के भेद हैं, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन, एक और दोनों और कोई नहीं। तो मित्रों सस्वर वाचन मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत है, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन के भी 3 भेद है और सामूहिक वाचन के भी 3 भेद है। और यहाँ पर इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प पहला और दूसरा दोनों सही है। तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 33 में। 34वां प्रश्न देखेंगे, नेत्रों की सर्वाधिक सक्रियता होती है आदर्श वाचन में, अनुकरण वाचन में, सामूहिक वाचन में और मौन वाचन में। तो मित्रों नेत्रों की सर्वाधिक सक्रियता की यदि बात की जाए तो मौन वाचन में नेत्रों की सर्वाधिक सक्रियता होती है। आपको पता होगा जब मौन वाचन बालक द्वारा किया जाता है तो एक तो उसके नेत्र और एक उसका मस्तिष्क दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, 35, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है? मोंटेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, पेस्टोलॉजी विधि और जेकार्ट विधि। तो मित्रों जो पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत है उस पर आधारित विधि है रूपरेखा अनुकरण विधि। आपका दूसरा विकल्प इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, देखो और कहो विधि से सीखा जाता है शब्द पठन, वाक्य पठन, रचना पठन और उपयुक्त सभी। तो मित्रों जो देखो और कहो विधि है उससे सिर्फ शब्द पठन ही सीखा जाता है। आपका प्रथम विकल्प इसमें बिल्कुल
सही रहेगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, किसी दूसरी भाषा का प्रयोग किस विधि में वर्जित है? समवाय विधि, प्रत्यक्ष विधि, पठन अनुकरण विधि और पाठ्य पुस्तक। तो मित्रों, जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें जिस भाषा का आपको ज्ञान कराना होता है उसके अलावा किसी दूसरी भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते। इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प है जो प्रत्यक्ष विधि का, वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, 38वां प्रश्न है, वह प्रजातांत्रिक विधि जिसमें विद्यार्थियों की समस्याओं का विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिए हल खोजा जाता है, वो समस्या समाधान विधि है, प्रयोजना, अभिकर्मित अनुदेशन या सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि? तो मित्रों, जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है इस विधि में छात्रों की समस्याओं का छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए ही हल खोजा जाता है। तो यह आपका चौथा विकल्प सही रहेगा 38वें प्रश्न में। 39 प्रश्न देखेंगे, 39वां प्रश्न है, पेस्टोलॉजी थे दार्शनिक, शिक्षाशास्त्री, वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी? तो मित्रों, पेस्टोलॉजी एक प्रकृतिवादी थे, यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे मित्रों, विद्यार्थियों में श्रवण कौशल के अलावा अन्य किसी भी कौशल का विकास किस विधि में नहीं होता? चित्रपटन विधि, ध्वनि साम्य विधि, व्याख्यान विधि और अनुकरण विधि? तो मित्रों, यहाँ पर जो आपका तीसरा विकल्प दिया हुआ है व्याख्यान विधि, इस व्याख्यान विधि से सिर्फ छात्रों में श्रवण कौशल का ही विकास होता है, उसके अलावा किसी भी कौशल का विकास नहीं होता है। तो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। मित्रों, प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, 41वां प्रश्न है, निम्न में से परंपरागत विधि का चयन कीजिए। कौन सी विधि परंपरागत है? भाषा प्रयोगशाला विधि, मॉन्टेसरी विधि, व्याकरण अनुवाद विधि और उपयुक्त सभी? तो मित्रों, परंपरागत विधि की यदि बात की जाए तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसको परंपरागत विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, बल्कि जो मॉन्टेसरी और भाषा प्रयोगशाला विधि है ये नवीन विधियों के अंतर्गत आती है। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 42वां देखेंगे मित्रों, एडगर डेल ने अनुभव शंकु का निर्माण कब किया? 1948-49 में, 1962-63 में, 1953-54 और 1964-66? तो मित्रों, एडगर डेल ने जो अनुभव शंकु का निर्माण किया था वो किया गया था 1953-54 में। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट रहेगा प्रश्न नंबर 42वें में। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं मित्रों, अध्यापक को श्यामपट्ट के ओर खड़े होना चाहिए, दाईं ओर खड़े होना चाहिए, बाईं ओर खड़े होना चाहिए, बीच में खड़े होना चाहिए या कहीं भी खड़े हो जाना चाहिए? तो मित्रों, अध्यापक को हमेशा श्यामपट्ट के बाईं ओर ही खड़े होना चाहिए। आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 43 में। साथियों, प्रश्न नंबर 44 आता है, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग अनिवार्य नहीं है सामाजिक में, हिंदी साहित्य में, गृह विज्ञान में और गणित शिक्षण में? तो मित्रों, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग गणित शिक्षण में अनिवार्य नहीं होता है। बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे एक दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो कोई से भी व्याकरण का शिक्षण आप बच्चों को करा रहे हो तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करो। आप जब गणित पढ़ाते हो, आप जब विज्ञान पढ़ाते हो, तो इन विषयों को छोड़ कर के सभी विषयों में पाठ्य पुस्तक अनिवार्य उसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन गणित में, विज्ञान में और किसी भी विषय के व्याकरण में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग अनिवार्य नहीं माना गया है। यहाँ पर आपको दिए गए विकल्पों में से चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 44 में। 45वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन हैं? कीथ एचिसन, डेविड वार्डिंग, स्किनर और थॉर्नडाइक? तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक है कीथ एचिसन। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा 45वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कौन से सिद्धांत पर आधारित विधि है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत? तो मित्रों, जो सूक्ष्म शिक्षण है वो क्रियाप्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित विधि है। क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि चूहा कोई क्रिया करता है और फिर उसके बाद कोई पुनर्बलन उसको दे दिया जाता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म शिक्षण है इसमें भी जो छात्र है, जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएँ होती है, वो कोई क्रिया करती है कुछ चीज़ें और फिर उसके बाद में उनको पुनर्बलन यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, ग्रहयात्मक कौशल कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना,
बोलना पढ़ना और सुनना पढ़ना। तो मित्रों ग्रहयात्मक का मतलब है जिनके माध्यम से अपन ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो हम ज्ञान को या तो सुनकर ग्रहण करते हैं या पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बड़ी होती है, स्पष्ट होती है, सुंदर होती है और समग्र होती है। तो मित्रों इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये समग्र होती है। समग्रता ये लिए हुए होती है। जो भी टॉपिक इकाई योजना से पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल पूरा यहाँ पे पूरी पाठ्य पुस्तक में जितने भी उससे संबंधित टॉपिक है सारी ही इकाई योजना में समाहित हो जाते हैं। मित्रों यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 49वां देखते हैं। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियाँ, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं और परियों की कहानी। तो कल्पना शक्ति छोटे बच्चों की विकसित करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है परियों की कहानियाँ, क्योंकि परियों की कहानियों में बालक के ज़्यादा रुचि होती है। आप भी जब छोटे थे तो आपने भी अपनी दादी से या फिर किसी और परिवार के जन से परियों की कहानियों को जरूर सुना होगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं मित्रों, लेकिन लास्ट प्रश्न देखने से पहले बिल्कुल एक छोटा सा निवेदन है कि यार वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो को पूरा देखा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर नए हो तो चैनल पे। और मित्रों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। 50वां प्रश्न है मित्रों, भाषा शिक्षण कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? व्यवहार से, क्रिया से, स्तर से और वाचन से। तो मित्रों भाषा शिक्षण वाचन से आरंभ किया जाता है। यहाँ चौथा विकल्प सही है। आप बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ये 50 प्रश्न एक साथ PDF के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तुरंत आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप इस वीडियो की जो 50 प्रश्न हैं उनको भी डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।